नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। दिन के 9:30 बज चुके हैं और ये वक्त होता है कारोबार जगत की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। लगातार छठी बार अमेरिका में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। महंगाई पर दबाव को स्वीकारते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 5.25 से 5.5% के दायरे में रखने का आम सहमति से लिया फैसला। विकास दर 2.1% होने का अनुमान। जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार मासिक संग्रह 2 लाख करोड़ के पार। चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में ही जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों को दी बधाई। वेदांता ग्रुप अगले 4 सालों में $20 अरब का करेगा निवेश। कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का बयान। ग्लास और सेमीकंडक्टर बिजनेस में निवेश करने का कंपनी का इरादा। गुजरात में फिलहाल सही पार्टनर की तलाश में कंपनी। और फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद अमेरिका में शेयर बाजारों में बढ़त। एशियाई बाजारों में भी सकारात्मक रुझान। आज सप्ताह के चौथे दिन बढ़त के साथ खुले शेयर बाजार। कल महाराष्ट्र दिवस पर बंद थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइन्स जिस पर हमारी निगाह रहेगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जो ब्याज दरों पर फैसला लिया है वो है आज का हमारा बड़ा फोकस। उस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छी खबर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आपको बताएं। सरकार ने अप्रैल के जीएसटी कलेक्शन का डेटा अब सार्वजनिक कर दिया है। चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 के पहले ही महीने में, जो कि अप्रैल महीना होता है, जीएसटी कलेक्शन ने अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ रुपए, जो पिछले साल के मुकाबले 12.4% ज्यादा है। इस साल अप्रैल से पहले जीएसटी का सबसे ज्यादा संग्रह 1,87,000 करोड़ रुपए पिछले साल अप्रैल में हुआ था। वित्त मंत्रालय ने जारी डेटा के मुताबिक रिफंड के बाद नेट रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ। ये इजाफा करीब 15% का है। नेट रेवेन्यू का डेटा 1,92,000 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी लागू होने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा मासिक जीएसटी संग्रह है। शुद्ध जीएसटी संग्रह में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। रिफंड जारी करने के बाद शुद्ध जीएसटी 1,92,000 करोड़ रुपए के स्तर पर रहा। अप्रैल माह में सीजीएसटी कलेक्शन 43,846 करोड़ रुपए और एसजीएसटी कलेक्शन 53,538 करोड़ रुपए रहा। गौरतलब है कि बीते साल मासिक जीएसटी कलेक्शन औसतन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रहा था। चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में जीएसटी का बनता रिकॉर्ड अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत देता है। और सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन अप्रैल में 7.3% बढ़कर के 6.18 करोड़ टन पर पहुंच गया। बीते वित्त वर्ष में इसी महीने की अगर हम बात करें तो कोयला उत्पादन 5.76 करोड़ टन रहा था। घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की करीब 80% हिस्सेदारी है। कोल इंडिया के मुताबिक उसका कोयला अप्रैल में 3.2% की वृद्धि के साथ 6.43 करोड़ टन पर पहुंचा है। 2023 में अगर हम बात करें तो अप्रैल में ये 6.23 करोड़ टन पर था। कोल इंडिया के पिछले महीने कुल 6.18 करोड़ टन उत्पादन में से सबसे ज़्यादा 1.6 करोड़ टन कोयले का उत्पादन महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने किया। इसके बाद 1.4 करोड़ टन साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स और फिर 1.18 करोड़ टन नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और दूसरे कंपनियों का है। बीते वित्त वर्ष 2023-24 में कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन 10% बढ़ा था, 77.36 करोड़ टन था। हालांकि इस वित्तीय वर्ष के उत्पादन का लक्ष्य 78 करोड़ टन से थोड़ा सा कम रखा गया है। 2022-23 में कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन 70.32 करोड़ टन था। और अब बात कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की। आज देखते हैं बाजारों की शुरुआत किस तरह से हुई। गिफ्ट निफ्टी ने शुरुआत में 23 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार में हमें 22,705 का स्तर दिखाई दिया और वजह यही कि अमेरिकी फेड रिजर्व के फैसले के बाद में अमेरिका के बाजारों में जो तेजी दिखाई दी थी उसका असर एशियाई बाजारों पर भी दिखाई दिया। सेंसेक्स और निफ्टी देखते हैं किस तरह से आज खुलते हुए नजर आए। सेंसेक्स की ओपनिंग 81 अंक ऊपर 74,564 का स्तर आज शुरुआती कारोबार में दिखाई दिया। निफ्टी ने भी आज फायदे के साथ कारोबार की शुरुआत की है। 31 अंकों पर 22,636 का स्तर आज के ओपनिंग सेशन में दिखा है। टॉप गेनर्स आज के हमारे
जहां पर निवेशकों को फ़ायदा हो रहा है उसमें BPCL 2.4% ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2% से ज़्यादा की बढ़त, SBI लाइफ में भी 1% का फ़ायदा, टाटा मोटर्स 1% ऊपर 1018 के स्तर पर, JSW स्टील भी करीब करीब 1% ऊपर 890 के स्तर पर कारोबार करते दिखाई दिए। जहां पर शुरुआती कारोबार में आज निवेशकों को नुकसान हो रहा है उसमें कोटक बैंक 2% से नीचे फिसला, हिंडाल्को में 1.5% की गिरावट, मारुति भी 1.15% की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। हालांकि कल कंपनी ने बताया कि उसने रिकॉर्ड गाड़ियों की बिक्री की है, उसके बाद शायद थोड़ी मुनाफा वसूल दिखाई दे रही है। डिवाइस लैब और भारती एयरटेल में भी आधे फीसदी का नुकसान आज के शुरुआती कारोबार। ग्लोबल मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। आज के वायदा कारोबार में ये आंकड़े, कल की बढ़त के बाद में ये डेरिवेटिव्स, डाउ जोन्स का डेरिवेटिव 175 अंक ऊपर, S&P 500 और नैस्डैक में थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। ये डेरिवेटिव बाजार के आंकड़े इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। क्रूड ऑयल का भाव देखें, एशियाई बाजार में इस वक्त मिला जुला रुख देखने को मिला है। कॉस्पी बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, जबकि हैंगसेंग और निकी में बढ़त का सिलसिला लगातार दिख रहा है। और कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन अमेरिका में बढ़ने की वजह से दबाव पिछले दिनों दिखाई दिया है। 1% से ज़्यादा की गिरावट क्रूड ऑयल के भाव में दिखाई दी है। आज जो भाव है वो 83.84 का स्तर, आपको याद होगा कि 89 के स्तर तक हमें ब्रेंट के भाव दिखाई दिए। और इकॉनमी टुडे में अब बात करते हैं आज के फोकस की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 2 दिन चली बैठक के बाद चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने ऐलान किया कि ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही ये ब्याज दरें 5.25% से 5.5% के बीच बरकरार रहेंगी। ये लगातार छठा मौका है जब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने ब्याज दरों को यथावत रखा है। इस समय ये ब्याज दरें 2 दशक यानी 23 साल से सबसे ऊंचा स्तर देखा जा रहा है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने कहा कि महंगाई दर के टारगेट रेंज को घटाना इस वक्त सही नहीं है। जब तक इस बात का भरोसा नहीं हो जाता कि अमेरिका में महंगाई दर 2% से नीचे जा रही है, तब तक ब्याज दरों में कटौती का फैसला नहीं लिया जा सकता। Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. However, in recent months, inflation has shown a lack of further progress toward our 2% objective, and we remain highly attentive to inflation risks. The economy has made considerable progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased substantially over the past year, while the labor market has remained strong. And that's very good news. But inflation is still too high. Further progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. We are fully committed to returning inflation to our 2% goal. इसके बाद जो FOMC के सदस्यों ने बहुमत से ब्याज दरों को बिना बदलाव के यथावत रखने का फैसला लिया है। दरअसल 40 सालों के उच्चतम स्तर पर महंगाई पहुंच चुकी है और उसी पर काबू पाने के लिए जो ब्याज दरों में जून 2022 से 5.5% तक की बढ़ोतरी की है अमेरिका ने। फेडरल रिजर्व ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अब भी अनिश्चितता बनी हुई है और महंगाई का खतरा भी बरकरार है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक का साफ कहना है कि जब तक महंगाई दर विश्वसनीय रूप से 2% से नीचे नहीं आ जाती, ब्याज दरों में कमी का सवाल नहीं पैदा। डॉक्टर चरण सिंह अर्थशास्त्री और CEO ईगुर फाउंडेशन के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आज नतीजे सामने हैं हमारे फेडरल रिजर्व के। एक बार फिर से ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। किस तरह से देखते हैं और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फेडरल रिजर्व की पॉलिसी को पूरी दुनिया इतना महत्व क्यों देती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पर मैं आपसे एक बात कहनी चाहूँगा। आज जब मैं जे पॉल का लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने जब FOMC की मीटिंग कही तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका और अमेरिकन जनता के लिए पूरा ख्याल रखता हूँ, मैं चाहता हूँ इन्फ्लेशन का उन पे भार ना पड़े। मैं उस टाइम पे विचार कर रहा था कि क्यों आप जब 20% पूरी दुनिया की इकॉनमी है, वो पूरी दुनिया की मॉनेटरी पॉलिसी आपकी तरफ देख रही है,
तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी रखते हुए अब दुनिया की भी इकोनॉमिक पॉलिसी को देखें? तो वो मुझे लगता है कि अमेरिकन को और अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा कि वो उनकी पॉलिसी पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट करती है। जहां तक सवाल है कि इन्होंने रेट वही रखा है, कह रहे हैं, और मैं उस पर ज्यादा विश्वास तो नहीं कर रहा हूं, पर कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी, और जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का प्राइसेस लेके वो चलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं, उन दोनों में थोड़ा भिन्नता है, उसमें 2.8% के रफ्तार से इन्फ्लेशन चल रही है वहां पर, जबकि इनका टारगेट है 2%। अब इशू ये है कि काफी क्लोज आ गया है। एक चीज तो उन्होंने अच्छी कही कि हम लोग रेट हाइक तो नहीं करेंगे जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, तो एक चीज क्लियर है कि रेट कम ही होगा, पर कब कम होगा अब वो प्रश्न उठता है। जून में कम होगा, और कुछ अर्थशास्त्री सोच रहे हैं कि जून में भी कम नहीं होगा, अगर आंकड़े ठीक ना आए तो फिर आगे चला जाएगा जुलाई अगस्त में। तो ये थोड़ा फिक्र की बात है, क्योंकि जब रेट्स इतने हाई रखे हुए हैं, आपने भी जैसे कहा 30 वर्ष में इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स रखे हुए हैं, उसका इकोनॉमी पे काफी फर्क पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, हाउसिंग लोन्स पे, इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता है। उनकी इकोनॉमी तो इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, पर दुनिया की जैसे बाकी इकोनॉमीज हैं, खास करके जैसे हमारी इकोनॉमी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, हमें भी वो संतुलन रखना पड़ता है कि डॉलर और रुपए का रेट कैसे चल रहा है, तो हमारे पे असर पड़ सकता है। इस टाइम पे ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इन्होंने जारी रखी है, और मुझे लगता है कि दुनिया भर में ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो महंगाई दर है वो अब भी उनके लिए चिंता का विषय है। बार बार वो कह रहे हैं कि हम 2% का जो टारगेट है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लेंगे। और एनोनिम सभी लोगों ने एक राय रखी है, जितने भी कमेटी मेंबर्स थे, कोई भी, हमारे यहाँ तो आप देखते हैं थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिखता है, लोगों को लगता है कि नहीं ब्याज दरों में थोड़ी सी कटौती होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो सभी के सभी जो सदस्य हैं वो इसी बात पर आम राय है सभी की कि भाई ब्याज दरों को छेड़ा ना जाए। 2% का जो आंकड़ा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको कब तक लगता है ये पूरा हो सकता है? क्योंकि 9.1 से 3.2 तक पहुंचने में तो वो कामयाब हो गए, लेकिन अब कितना सफर और बाकी है, क्योंकि बार बार वो इस इन्फ्लेशन का हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल, एक चीज तो अच्छी है कि उनका फोकस टिका हुआ है, और हर बार वो फोकस टिके होने से दुनिया भर में भी ये विश्वास बनता है कि मॉनेटरी पॉलिसी एकदम हथौड़े की तरह चल रही है, तो एक विश्वास बन जाता है, उसमें दो राय नहीं है। पर बात यह है कि जैसे आपने कहा, सब के सब वही सोच रहे हैं। हाँ, कुछ अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन आपकी इतनी बढ़ी क्यों, आपकी क्योंकि बैलेंस शीट बढ़ गई, $9 ट्रिलियन की बैलेंस शीट बढ़ गई, कोविड के बाद भी बढ़ी और 2008 में भी बढ़ी, उसका आपने कुछ उस टाइम पे उपाय नहीं किया। अब उपाय जारी है, अब बैलेंस शीट को श्रिंक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पॉलिसी के पिछले भाग में उन्होंने कहा कि हम लोग एडजस्ट करेंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे होता है, क्योंकि अर्थशास्त्री होने के नाते मैं कह सकता हूं कि अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं। उनकी बैलेंस शीट अभी भी बहुत बड़ी है, उसको श्रिंक करना ही पड़ेगा, उस कारण ये हो रहा है। पर उन्होंने भी कहा आज की स्पीच में कि देखिए, कुछ कारण यही नहीं है कि वेज प्राइसेस के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा है, कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स भी हैं। आप भी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है, यूरोप की अपनी लड़ाई कितने 70 साल के बाद वो अभी भी जारी है, वो अनसर्टेनिटी तो फैक्टर कर ही रही है इनके प्राइस में। पर इनकी जॉब मार्केट है वो थोड़ी काफी स्ट्रांग चल रही है। बेशक इन्होंने कहा कि हमने रेट्स बढ़ाए हैं, जॉब मार्केट पे थोड़ा डेंट हुआ है, पर उतना डेंट नहीं हुआ है। इनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 3.8% के करीब चल रही है, विच इज अ गुड रेट, पर जॉब ओपनिंग पे थोड़ा असर आ रहा है। तो एक चीज तो है, मैं समझ रहा हूं कि इन्फ्लेशन इनके कंट्रोल में 2% तक लाने में इतनी आसानी नहीं होने वाली है। अगली तिमाही में भी, क्योंकि ये जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो नहीं लग रहे हैं कि थमेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगली तिमाही में भी ये 2% तक ले आएंगे, क्योंकि कारण काफी ज्यादा है, सिर्फ इनका इंटरनल कारण नहीं है। इसीलिए अर्थशास्त्री अब विश्वास कर रहे हैं कि हो सकता है कि साल के आखिर में आके ये रेट कट कर पाए, उतनी देर तक इसी रेट पे चलते रहेंगे। जी, अब डॉक्टर साहब, भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका सीधा असर आपके हिसाब से क्या होगा? और जिस निवेश की हम बात करते हैं, चाहे वो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो या फिर स्टॉक मार्केट में जो एफपीआईज इन्वेस्ट करने का फैसला लेते हैं, ब्याज दरें एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं। भारत की ग्रोथ रेट में अभी भी जो खबर आ रही है उसमें
ये पता चल रहा है कि जो फंड हाउसेज हैं, विदेशी फंड हाउसेज, वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उन्होंने मिस कर दिया है भारत की ग्रोथ का, उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। निवेशकों के लिए ये क्या संकेत है? ब्याज दरों को स्थिर रखना, आगे जाते हुए जिस तरह से आप कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है कि ब्याज दरों में कटौती रहे, निवेश क्या भारत में आने वाले दिनों में बढ़ेगा, उस पर क्या असर होगा? दो बातें मैं कहनी चाहूंगा। एक तो पॉलिटिकल साइकिल्स हैं, हमारे यहाँ अभी इलेक्शन चल रही है, अमेरिका में अभी इलेक्शन शुरू होने वाली है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो मर्जी अर्थशास्त्री कहते रहे कि पॉलिटिक्स हमारे पे असर नहीं करती है, एक पॉलिटिकल साइकिल को मद्देनजर रखना ही पड़ता है पॉलिसी मेकर को। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा लेट अगर हो गए, इन्फ्लेशन कम ना हुई अमेरिका में, और ये साल के आखिर में जब इलेक्शन का माहौल आ जाएगा, रेट कट करना थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर ये लोग रेट कट नहीं करते हैं तो हमारे देश में तो हमारे इलेक्शन साइकिल अभी खत्म हो रहा है जून में, तो हम लोगों को, मैं सोचता हूँ समय आ गया है, हमारी इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में है और अमेरिका से डीकपल कर लेना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ ये? इसलिए कह रहा हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट्स इतने हाइटेंड लेवल पे होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट पे बहुत फर्क पड़ रहा होता है। अगर इन्वेस्टमेंट हाउसिंग में, कार लोन्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, बसेस, हर चीज इंटरेस्ट रेट पे चलती है, वो सारी चीजों पे फर्क पड़ता है, उसका असर इन्वेस्टमेंट पे भी दिखता है। एक बात तो कहनी चाहूंगा कि इकोनॉमी इतनी वास्ट है, इतनी रिजिलियंट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के कारण इतना असर नहीं दिखा हाई इंटरेस्ट रेट का, ये तो मैं कहना चाहूंगा। पर अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते तो हम लोग अभी जो 7%, 7.5% से चल रहे हैं, हम ज्यादा रेट से बढ़ सकेंगे। तो मुझे लगता है टाइम आ गया है कि हमें विचार करना चाहिए कि क्या जरूरी है कि अमेरिका के साथ कदम से कदम हमने इंटरेस्ट रेट मैच करना है या अभी उसको डीकपल करना है। अगर हम डीकपल करेंगे, ग्रोथ रेट बढ़ेगी। हाँ, एक डर था कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा गैप हो गया दोनों में तो खैर कहीं कैपिटल फ्लाइट ना हो जाए, पर अभी क्योंकि इकोनॉमी इतनी मजबूत है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है, मुझे वो कैपिटल फ्लाइट का डर नहीं लगता है। पर अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट ऐसे ही हाइटन रखेंगे अमेरिका के साथ मैच करने के लिए, तो मुझे लगता है कि हम अपने यहाँ पे बस गवा देंगे। अगर हम लोग एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी डिसीजन ले लेते हैं, और एमपीसी के मेंबर्स तो बहुत ज्ञानवान हैं, उनको ज्यादा पता है मेरे से, पर अगर हम इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके डीकपल हो जाते हैं तो मुझे लगता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अभी ये ग्रोथ की स्टोरी और आगे बढ़ने वाली। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और, जो सभी लोग सोने के दाम को भी अमेरिका में जो ब्याज दर है उसके साथ जोड़ करके देखते हैं, अभी वो पीक से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है भारत में, लेकिन आगे जाते हुए ये जो दूसरे बाजार हैं उस पर किस तरह से असर आप देखते हैं, कमोडिटी बाजार पर, खासतौर पर सोने चांदी के मार्केट पर? जहां भी अनसर्टेनिटी होती है, सोना उभर के सामने आता है सेफ इन्वेस्टमेंट में। आपने भी देखा होगा कल रात को जैसे ही फेड ने अनाउंस किया, सोना थोड़ा तेजी पकड़ा है। तो मुझे लगता है कि सोने की मार्केट जहां जहां तक अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, नहीं होगा, कब तक होगा, इसी वर्ष होगा कि अगले वर्ष जाएगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, तो सोने का रेट मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हमारे पास इतना ही है इस प्रोग्राम में। आपने बहुत ही विस्तार से फेड के फैसलों और उस पर उसका जो असर है दुनिया पर और देश की अर्थव्यवस्था पर आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। और इकॉनमी टुडे में अब नज़र डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। देश के प्रमुख बंदरगाहों में जहाजों पर टर्न अराउंड समय 9% घटकर 48 घंटे हो गया है। टर्न अराउंड समय में जहाज से माल उतारकर और माल लादकर जहाज को आगे के समुद्री सफर के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शामिल होती है। बीते वर्ष यह अवधि 52.9 घंटे थी। सरकारी अधिकारी ने बताया, वित्त वर्ष 24 में प्रमुख बंदरगाहों पर आगमन तेज होने के कारण सामान लादने की क्षमता में इजाफा हुआ। इस अवधि में प्रमुख बंदरगाहों पर कुल ट्रैफिक 4.5% बढ़कर 81.9 करोड़ टन हुआ। अधूरे केवाईसी के कारण करीब 1.3 करोड़ म्यूचुअल खातों पर बाजार नियामक सेबी ने रोक लगा दी है। इन खाता धारकों ने केवाईसी के रूप में गैर आधिकारिक वैध दस्तावेज जमा किए हैं। केवाईसी पंजीकरण संस्थाओं के मुताबिक इस साल 1 अप्रैल से ऐसे खातों से निकासी फ्रीज कर दी गई है जिनमें केवाईसी नहीं है या अधूरे हैं। सेबी ने कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त म्यूचुअल फंड खातों के लिए नॉमिनी के नियम को वैकल्पिक बना दिया है। साथ ही फंड हाउस को अब जिन्स और विदेशी निवेश की निगरानी के लिए एक ही फंड मैनेजर रखने की मंजूरी मिल गई है।
सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती करते हुए इसे 9,600 रुपए प्रति टन से घटाकर 8,400 रुपए प्रति टन कर दिया है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के तौर पर लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या ATF के निर्यात पर SAED को शून्य पर बरकरार रखा गया है। नई दरें 1 मई से प्रभावी हो गई हैं। देश में बिजली खपत को लेकर बिजली मंत्रालय द्वारा हर महीने आंकड़े जारी होते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में बिजली खपत 1 साल पहले की तुलना में करीब 11% बढ़कर 144.25 बिलियन यूनिट हो गई। इसकी मुख्य वजह तापमान में वृद्धि है। वहीं अप्रैल 2023 में बिजली की खपत 130.08 BU थी। बिजली मंत्रालय का गर्मियों के दौरान करीब 260 गीगावाट मांग का अनुमान है। देश में पेट्रोल की खपत अप्रैल में 12.3% बढ़ गई, लेकिन चुनाव प्रचार तेज होने के बावजूद डीजल की बिक्री में गिरावट जारी रही। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों के शुरुआती आंकड़ों से जानकारी मिली है। ईंधन बाजार में करीब 90% हिस्सेदारी रखने वाली इन पेट्रोलियम कंपनियों की कुल पेट्रोल बिक्री अप्रैल में बढ़कर 29.7 लाख टन हो गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में खपत 26.5 लाख टन थी। हालांकि पिछले महीने में डीजल की मांग 2.2% घटकर 70 लाख टन रह गई, जबकि इस ईंधन की मांग मार्च में भी 2.7% घटी थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दिवालिया एयरलाइन गोफर्स्ट को लीज पर दिए गए सभी 54 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 अप्रैल के आदेश के बाद पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। गोफर्स्ट ने मई 2023 में दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था और तब से विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों को अपने विमानों का नियंत्रण लेने के पूर्व मालिकों, ऋणदाताओं के साथ साथ रेजोल्यूशन पेशेवरों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। टाटा मोटर्स लिमिटेड पर कर चोरी और गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है। कंपनी को विभाग द्वारा इस गलती के लिए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि लगभग 25 करोड़ रुपए है, जिसमें ब्याज भी शामिल है। यह आदेश बिक्री कर अधिकारी वर्ग दिल्ली द्वारा 30 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। टाटा मोटर्स को यह आदेश 1 मई 2024 को प्राप्त हुआ था। इस बात की जानकारी टाटा मोटर्स लिमिटेड ने रेगुलेटरी फाइलिंग में दी। वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की अप्रैल महीने में कुल बिक्री 4.7% बढ़कर 1,68,089 यूनिट रही। कंपनी ने अप्रैल 2023 में 1,60,529 वाहन बेचे थे। मारुति सुजुकी इंडिया का कहना है कि घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की कुल बिक्री 1,37,952 यूनिट रही, जबकि 1 साल पहले समान अवधि में यह 1,37,320 यूनिट थी। ऑल्टो और एस्प्रेसो सहित छोटी कारों की बिक्री अप्रैल 2023 के 14,110 यूनिट की तुलना में घटकर पिछले महीने 11,519 यूनिट रह गई। अमेरिकन एक्सप्रेस गुरुग्राम में एक नया अत्याधुनिक परिसर खोलने जा रहा है। लगभग 10 लाख वर्ग फुट में यह फैली यह सुविधा कंपनी द्वारा वैश्विक स्तर पर बनाया गया सबसे बड़ा कार्यालय है। गुरुग्राम के सेक्टर 74A में स्थित अत्याधुनिक सुविधाएं युक्त परिसर का मकसद अपने कर्मचारियों के लिए एक गतिशील कार्य वातावरण और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता को बढ़ावा देना है। तो कारोबार जगत में फिलहाल जो फटाफट अंदाज में हमने देखा खबरें उसमें इतना ही, लेकिन आपको बताएं कि आगे जाते हुए मई महीने में सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि जून में क्या फैसले आते हैं और भारत की लोकतंत्र क्या स्थायित्व के लिए वोट करती है या फिर उसमें कुछ बदलाव होता है। दुनिया भर के निवेशक इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं उनका बाजारों पर क्या असर होगा। बहुत ही कॉशियस हैं, लेकिन अभी भी भरोसा लोगों को है कि जो स्थायित्व है नीतियों में, आर्थिक नीतियों में, वो लगातार जारी रहेगा और इसीलिए आपको लगातार बाज़ारों में तेज़ी दिखाई दे रही है। आगे जाते हुए इन तमाम बाज़ारों पर और जो हमें आर्थिक मोर्चे पर जो खबरें मिल रही हैं उनका असर क्या हो रहा है हमारे और आपके जीवन में, उस पर हम लगातार एनालिसिस करते रहेंगे। तो इकॉनमी टुडे को लेकर के अगर आपके पास कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो आप सीधे हमें लिख सकते हैं। फिलहाल आज के इकॉनमी टुडे में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।